ठंड में महलों की बेटी का फटी रजाई वाला ससुराल। क्या क्या सोच कर आई थी मैं अपने ससुराल में कि गरीबी में ही सही लेकिन कम से कम खुश तो रहूंगी। लेकिन खुशी तो मेरी जिंदगी से ही बिल्कुल खत्म हो गई है। जब से आई हूँ तब से रो ही रही हूँ। कभी सोचा नहीं था कि महल की बेटी की भी ऐसी किस्मत हो सकती है। और आज कम से कम इस ठंड में तो यूं तड़पना नहीं पड़ता। ऐसा क्या कारण था जो महल की बेटी होकर भी कनिका इस गरीब परिवार में शादी की थी, और क्यों कनिका आज अपने इस फैसले पर इतना पछता रही थी? तो आइए इसे जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कनिका बेटा, मैं अभी बाहर से आया तो देखा कि गार्डन में कुछ वर्कर्स तुम्हारी कार में कुछ काम कर रहे हैं। तुमने कुछ टाइम पहले ही तो अपनी न्यू कार ली थी, क्या उसमें कुछ खराबी आ गई है? कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक नई कार का ऑर्डर कर देता हूँ। नहीं पापा, वो क्या है ना, ठंडी काफी ज्यादा पड़ गई है, इसलिए मैंने अलग से कार में हीटर लगवा लिया है। अब मुझे कार ड्राइव करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कनिका जैसे ही गार्डन में जाती है तो देखती है कि उसकी न्यू ब्रांड कार में अब हीटर लग चुका है। कनिका अपनी गाड़ी में बैठती है और एक पार्क के बाहर जाकर रोकती है, जहां पर भी परवीन नाम का लड़का कनिका की गाड़ी में आकर बैठता है। तुम्हारी गाड़ी इतनी गर्म क्यों हो रही है? मैंने इसमें हीटर लगवा लिया है, तुम्हें काफी ठंड लगती है ना, इसीलिए। जो काम मुझे तुम्हारे लिए करना चाहिए था वो काम तुम मेरे लिए कर रही हो। कनिका, तुम क्या सच में मुझसे इतना प्यार करती हो कि तुम्हें मेरी और अपनी हैसियत का अंदाजा तक नहीं है? तुम कहाँ महलों की रानी और मैं। चुप हो जाओ, इसके आगे एक और शब्द मत कहना। प्रवीण, न जाने कब लेकिन मैं तुमसे प्यार कर बैठी। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और मैं तो सोच रही हूँ कि मम्मी पापा को तुम्हारे बारे में बता दूं ताकि हम लोग जल्द से जल्द शादी कर सके। महल की बेटी होने के बावजूद भी कनिका एक परवीन नाम के गरीब लड़के से बेहद प्यार करती थी। कनिका कुछ दिनों में परवीन के बारे में अपने माता पिता को बताती है, जिसे सुनकर कनिका के माता पिता उस पर काफी गुस्सा करते हैं। कनिका, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? महलों की बेटी होकर तुम गरीब झोपड़ी में जाना चाहती हो? उस लड़के की हैसियत क्या है? उससे अमीर तो हमारे घर में काम करने वाले नौकर हैं। तुम्हारे पिता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है उस गरीब से शादी करने की। कल ही तुम्हारे लिए एक बहुत अमीर घर से रिश्ता आया है, तो उसे हाँ बोल दो। पापा, मैं प्रवीण से बहुत प्यार करती हूँ और मैं शादी करूंगी तो सिर्फ प्रवीण से ही और किसी से नहीं। ये मेरा आखिरी फैसला है। कनिका अपने माता पिता से सारे रिश्ते नाते तोड़ परवीन के पास आ जाती है और अब दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और परवीन कनिका को उसके गरीब ससुराल में रह जाता है। कनिका सबसे मिलती है और वो सब उसे काफी प्यार भी करते हैं। कितनी खुश नसीब हूँ मैं, गरीब ससुराल में आने के बावजूद भी कितनी खुश हूँ। मेरी सास ननद मुझे कितना प्यार कर रहे हैं। लगता है प्रवीण से शादी कर मेरा ये फैसला बिल्कुल सही था। कनिका अपने गरीब ससुराल में आकर खुश तो थी, लेकिन क्या उसकी खुशी ज्यादा दिनों तक रह पाएगी या नहीं? कनिका बहू, मैंने चटाई बिछा दी है और उसके ऊपर ये चादर, साथ में ये रजाई भी रख दी है। तुम और प्रवीण इस तरफ सो जाना, मैं और शालू उस तरफ सो जाएंगे। क्या इतनी ठंड में मुझे इस जमीन पर सोना होगा? आपके घर पर कोई बेड नहीं है क्या? भाभी, पहले खटिया थी लेकिन वो भी टूट गई, इसलिए अब हम सब जमीन पर ही सोते हैं। और हाँ, सुबह उठने में देरी मत करना, कुएं से पानी भी भर कर लाना है, वरना 7 बजे तक वो कुएं के पास लंबी लाइन लग जाती है। अपनी नंद और सास की बात सुनकर कनिका काफी सोचती है। उसके बाद जैसे तैसे कर जमीन पर लेट जाती है और उसे रजाई को खोलती है। लेकिन जैसे ही कनिका उस रजाई को खोलती है तो देखती है कि वो रजाई जगह जगह से फटी हुई है और उसमें से ठंडी ठंडी हवाएं रजाई के अंदर आ रही हैं। हे भगवान, ये रजाई तो कितनी जगह से फटी हुई है। अब इस फटी रजाई में मैं कैसे सोऊंगी? किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। इतनी ठंड में उस फटी रजाई में बस करवटें बदलती है और अपने बीते हुए कल को याद करती है। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए इस बार ये खास मखमल की रजाई बनवाई है। ये काफी मुलायम और गर्म है। थैंक यू माँ, तुम हर साल मेरे लिए नई मखमल की रजाई बनाती हो और इन मखमल की रजाई में तो बड़ी आराम से नींद आती है और जरा भी ठंड नहीं लगती। अपने मायके की मखमल की रजाई को याद करते हुए बेचारी बहू को अपने ससुराल की फटी रजाई में परेशानी होती रहती है। सुबह होते ही शालू कनिका को कड़कड़ाती ठंड में अपने साथ कुएं के पास ले जाती है और अब दोनों नंद भाभी कुएं से पानी भरकर घर लाती हैं। कल सारी रात मुझे ठंड में नींद नहीं आई। उस फटी रजाई में मैं अपना गुजारा नहीं चला सकती। प्लीज तुम मेरे लिए एक नई रजाई ले आओ। कहाँ से लेकर आऊं कनिका तुम्हारे लिए नई रजाई? तुम तो जानती हो कि अभी अभी मेरी फैक्ट्री में नौकरी लगी है।
मालिक से एडवांस भी नहीं ले सकता। बस 1 महीने के बाद तुम गुजारा कर लो, जैसे तुमने कहा वैसे ही सैलरी मिलेगी ही। तुम्हारे लिए रजाई नहीं ले आऊंगा। परवीन की बात सुन कनिका काफी उदास हो जाती है और उस फटी रजाई में गुजारा करने लगती है। जहां कभी कनिका उस फटी रजाई के अंदर से आ रही ठंडी हवा से परेशान थी, तो कभी कनिका उस फटी रजाई में से नींद में अपने हाथ पैर बाहर निकाल लिया करती, जिसके चलते ठंड से कनिका के हाथ पैर सुन्न हो जाया करते थे। क्या मुसीबत है, इस फटी रजाई वाले ससुराल में तो मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। सारे हाथ पैर बिल्कुल ठंड के मारे सुन्न हो गए हैं। मैं अपनी महल वाले मायके में कितना खुश थी। कनिका एक बार फिर अपनी महल वाले मायके की यादों में खो जाती है। इस कड़कड़ाती सर्दी में हीटर के सामने रजाई ओढ़कर गर्मा गर्म मैगी खाने का तो अलग ही मजा है। इस सर्दियों का मौसम तो मेरा मनपसंद मौसम है। खाओ पियो और रजाई में घुसे रहो, और क्या चाहिए किसी को। जहां कनिका को शादी से पहले सर्दियों का मौसम काफी पसंद था, वहीं अब अपनी फटी रजाई वाले ससुराल की वजह से कनिका को सर्दी के मौसम से नफरत होने लगी थी। अपनी फटी रजाई से इतनी परेशान हो जाती है कि वो अब घर में रखी छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों से अपनी रजाई के फटे हिस्सों को सिलने लगती है। चलो थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन ठंड तो रुकेगी। कनिका अपनी रजाई को ओढ़कर सो ही रही होती है कि तभी शालू आती है और कनिका से उसकी रजाई ले लेती है। आपने तो रजाई को सिलकर कितना अच्छा बना दिया। ये रजाई में और माँ ओढ़ लेंगे। वो क्या है ना, माँ के घुटनों में बड़ा दर्द होता है तो उनसे बिल्कुल भी ठंड बर्दाश्त नहीं होती। माधवी शालू उस रजाई को ओढ़कर सो जाती है। वहीं बेचारी कनिका ठंड से कपकपाने लगती है और अपनी सास और नंद की फटी हुई रजाई को देखकर रोने लगती है। मेरी सास और ननद ने तो नाक में दम करके रख दिया है। कितनी मुश्किल से एक रजाई सिली थी, उसे भी इन लोगों ने छीन लिया। अब क्या बाहर आंगन में जो बोरे पड़े हैं उन्हें ओढ़कर सो जाऊं। अगले दिन कनिका ठंड से परेशान होकर बाहर आंगन में रखे हुए कुछ बोरों की एक चादर बनाकर उसे ओढ़कर बैठ जाती है, जिसे देख शालू और माधुरी उस पर हंसने लगती हैं। ये क्या कनिका बहू, तो सड़क पर बैठने वाली भिखारी लग रही है। बिल्कुल बस हाथ में एक कटोरा और ले ले। लेकिन आपने ये बोरी की चादर क्यों ओढ़ रखी है? अपनी सास और नंद को अपने ऊपर यूं हंसते देख अब कनिका से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो उन दोनों पर भड़क पड़ती है। बस करिए आप दोनों, मेरी जो ये हालत है ना उसकी जिम्मेदार आप हैं। कहाँ मैं महलों की बेटी मखमल की रजाई ओढ़ा करती थी और कहाँ अब मैं अपनी फटी रजाई में ससुराल में यूं ठंड में तड़प रही हूँ। कितनी मुश्किल से कतरन से रजाई को सिला था, लेकिन वो भी आप लोगों ने ले ली। कभी इस फटी रजाई से ठंडी हवा आती है तो कभी हाथ पैर बाहर निकल आते हैं। तो अब क्या करूं? बोरा ओढ़ने के अलावा कोई और रास्ता बचा है मेरे पास? अपनी सास नंद को काफी सुनाती है और गुस्से में घर से निकल जाती है। तभी कनिका को उसकी सहेली श्रेया मिलती है। अरे कनिका, तू यहाँ और इतने गुस्से में क्यों है? कुछ हुआ है क्या? तेरी तो हाल फिलहाल में ही शादी हुई है ना, पति से झगड़ा करके आई है? श्रेया के पूछने पर कनिका उसे सारी बात बताती है, जिसे सुन श्रेया, कनिका तेरी जो हालत है उसके लिए मुझे भी काफी बुरा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू इसका जिम्मेदार अपनी ससुराल वालों को ठहराएगी। भूल मत, तू जानती थी कि प्रवीण एक गरीब परिवार से है। तूने अपनी मर्जी से प्रवीण से शादी की थी ना कि किसी ने तेरे साथ जबरदस्ती की थी। और जब तो उसकी गरीबी में रह रही है तो क्यों उसे दोष दे रही है? उस बेचारे की कोई गलती नहीं है। अगर तू उससे सच्चा प्यार करती है तो कभी ऐसा नहीं करती। तुझे तो हर सुख दुख में उसका साथ देना चाहिए था, ना कि उसकी माँ और बहन से लड़ना चाहिए था। श्रेया की बात सुन कनिका को अपने कहे हुए शब्दों पर काफी अफसोस होता है, जिसके चलते अब कनिका खुद अपने ससुराल की माली हालत को बदलने की ठान लेती है। कनिका को काफी अच्छा खाना बनाना आता था, इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में जाकर एक कुक की नौकरी ढूंढ लेती है और अब खूब मेहनत करती है। कनिका के हाथ का खाना सभी को कस्टमर को काफी पसंद आता है, जिसके चलते रेस्टोरेंट का मालिक कनिका की सैलरी बढ़ा देता है और तकरीबन 1 महीने बाद कनिका को अपनी पहली सैलरी मिलती है, जिसे वो अपने ससुराल वालों के लिए नई मखमल की रजाई, हीटर और गर्म कपड़े लेकर आती है। ये सब क्या है? तू ये सब हमारे लिए लेकर आई है? उस दिन के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने आप लोगों के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे चीजों को समझना चाहिए था। देखना अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कनिका अब उसी रेस्टोरेंट में कुक के तौर पर काम करती है और धीरे धीरे अपने ससुराल के हालातों को भी ठीक करती है। तभी वहाँ उसकी जेठानी चांदनी आती है, जिसने बहुत ही सुंदर साड़ी और सोने की ज्वेलरी पहन रखी होती है। ये कैसी हालत की हुई है देवरानी जी? आपने पूरे शरीर पर मिट्टी किसी भिखारन से कम नहीं लगती हो। खैर ये छोड़ो,
ये देखो मेरे सोने के हार और सोने के कंगन कैसे लग रहे हैं। हाँ हाँ, बहुत प्यारी लग रही हो जेठानी जी, और आप इन गहनों में महलों की रानी से कम नहीं लग रही हो, बहुत सुंदर हैं। हाँ, लेकिन तुमने कहाँ देखा होगा देवरानी जी, ये सब खरीदना गरीबों की बस की बात ही नहीं है। इतना कहकर चांदनी वहां से अपने घर में चली जाती है और पायल अपने पौधों की मिट्टी को कुरेदते हुए उनसे बातें करते हुए कहती है, देखो मेरे गोभी मूली भिंडी, तुम लोगों ने सुना कैसे बोलकर गई मुझे कि मैं गरीब ये सब नहीं ले सकती। सच्चाई बोल दूं तो यही शर्म से पानी पानी हो जाएंगी। हमारी बेटी को स्कूल की तरफ से ट्रिप पर ले जाया जा रहा है, तो उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े और कुछ पैसे उसके हाथ में दे दीजिए ताकि वो ट्रिप पर जा सके। केशव दुकान से जाकर अपनी बेटी के लिए अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े लेकर आता है। अगले दिन काजल सूटकेस लेकर बाहर निकल रही होती है, वहीं दूसरी तरफ बेटी पिंकी ये सब देख रही होती है। तभी चांदनी कहती है, क्यों देवरानी जी, आपकी बेटी नहीं जा रही स्कूल की तरफ से ट्रिप पर? नहीं, पिंकी को मैंने ट्रिप पर नहीं भेजा। घर में थोड़ी पैसों की दिक्कत चल रही है और उसके पिता का काम भी ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा है। ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि आप गरीब हैं और आपके लिए ये सब कर पाना तो बहुत ही मुश्किल की बात है। आप बस खेत में बैठकर सब्जियां ही उगा सकती हैं और कुछ नहीं। इतना कहकर चांदनी बड़ी सी कार में अपनी बेटी को लेकर बैठती है और उसको स्कूल ड्रॉप करती है। क्या हुआ पिंकी बेटी, ऐसे रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? क्या हुआ पिंकी, तब से रोई जा रही है? अब मुझे चिंता हो रही है, जल्दी बताओ क्या हुआ। दादी, आज स्कूल की तरफ से सब लोग ट्रिप पर जा रहे हैं, जहाँ पर काजल भी गई, लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब चांदनी चाची और हमारी मम्मी का रिलेशन है, तभी चांदनी चाची के पास इतने पैसे क्यों और हम लोग इतने गरीब क्यों? क्योंकि वो लोग लालची हैं, उन्होंने हम लोगों के साथ धोखा किया। वो तेरे सौतेली चाची हैं, और जब तेरे दादाजी खत्म हुए थे तो उन्होंने परिवार से हमको अलग कर दिया और सारे पैसे दौलत अपने नाम कर लिए। माँ, फिर आप लोग ने कुछ बोला क्यों नहीं? इतना सब कुछ हमारे परिवार वालों के साथ हुआ। हाँ बेटा, हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। मेरे हिस्से में मेरी 2 माँ आ चुकी थी और मेरे लिए पैसों से ज्यादा इज्जत प्यारी थी, इसीलिए मैं चुपचाप बिना कुछ किए उसी परिवार से अलग हो गई। ऐसे ही वक्त गुजरता है। हमेशा की तरह पायल अपने सब्जी के पौधों से बात कर रही होती है। मुझे तुमसे बात करना बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता। पायल की बात सुनकर वहां पर हरी भरी ताजी सब्जियां तेज हिलने लगती हैं। पायल खुशी से, अरे ये सारी सब्जियां अचानक हिलने कैसे लगी? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सच में मेरी बातें सुन रही हो। क्या बड़बड़ा रही हो देवरानी जी इन सब्जियों के साथ? पागल हो गई हो क्या? क्यों, सब्जियों से बात करना पागलपन होता है क्या? बातें तो ऐसे करती हो इन सब्जियों से जैसे ये सब्जियां तुम्हें अमीर बना देंगी और मेरी तरह सोने गहने दे देंगी। मैं लालच से रिश्ते नहीं बनाती। खैर, आप ये बात नहीं समझ पाओगी। मैं भी किस गरीब पागल से मुंह लगा रही हूँ। इतना कहकर उसकी अमीर जेठानी वहां से चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। पायल हमेशा की तरह आंगन में अपनी सब्जियों को लगा रही होती है। दूसरी तरफ चांदनी अपने घर के बाहर फोन पर बात कर रही थी। तभी पड़ोस की कोकिला वहां पर आती है। दरअसल मैं एक पार्टी कर रही हूँ जहाँ पर गोल्ड की ज्वेलरी कंपटीशन है। जो जितनी ज्यादा सोने का सामान पहन कर आएगा उसकी उतनी ज्यादा तारीफ होगी और सोने का अवार्ड मिलेगा। ये 2 कार्ड मैं तुम दोनों को देती हूँ, तुम दोनों जरूर आना। कोकिला कार्ड देकर वहां से चली जाती है। अब देखना इन अमीरों की पार्टी में मैं कैसे अपने सोने का गाउन पहन कर जाती हूँ। सबकी नजर सिर्फ मुझ पर ही होगी। वैसे देवरानी जी, अमीरों की पार्टी का कार्ड तो आपके पास भी आया है, आप क्या पहन कर जाओगी? नहीं नहीं, मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगी। आप जाइए, हम गरीब लोगों के लिए ये पार्टी नहीं है। ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि आप जैसे गरीब और फकीर इंसान इस पार्टी के लिए तो बनी ही नहीं है। वैसे भी आप जाएंगी तो आपके पूरी भरी महफिल में बेइज्जती के सिवा कुछ नहीं होगा। इतना करके चांदनी वहां से चली जाती है। अपने सोने के गाउन को पार्टी के लिए तैयार करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ पायल फिर से अपनी सब्जी के पौधों के पास बैठकर उनसे बातें करते हुए कहती है, मेरी जेठानी सोने का गाउन पहनेगी इस पार्टी में और मेरे पास इस फटी साड़ी के सिवा कुछ नहीं है। मैं कैसे जा सकती हूँ अमीरों की पार्टी में? इससे अच्छा होगा कि मैं उस पार्टी में ही ना जाऊं। पायल ये सब बोली रही होती है कि तभी वो सब्जी के पौधे तेज तेज हिलने लगते हैं और तभी उन सब्जियों में से तेज प्रकाश निकलता है। तुम परेशान क्यों होती हो पायल? हम हरी भरी ताजी सब्जियां हैं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी मदद करने के लिए। तुम सारी सब्जियां बोल सकती हो? इसका मतलब तुम साधारण सब्जी नहीं हो। और ये जो मुझे एहसास होता था कि तुम सब्जियां मेरी बात सुनती हो, समझती हो, इसका मतलब मैं सही सोचती थी।
हाँ पायल, हम साधारण सब्जियां नहीं हैं पायल, हम जादुई सब्जियां हैं। और जिस दिन पायल तुमने उस गरीब इंसान से सब्जी के बीज खरीदे और उनको उन बीज की कीमत से ज्यादा पैसे दिए और खाने को खाना देकर उस गरीब की मदद करी और साथ ही साथ हमें भी अच्छे से पाला, एकदम अपने बच्चे की तरह हमारे साथ समय बिताया, तब से हम सब्जियां तुम्हारे साथ ही हैं और तुम्हारी बातों को सुनती भी हैं और समझती भी हैं। लेकिन अब समय आ गया है तुम्हारी मदद करने का। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मैं ज्यादा कुछ तो नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि मैं समीरा की पार्टी में जाने के लिए एक सुंदर सी सोने की साड़ी और बहुत सारे गहने चाहिए, जिससे मेरी उस पार्टी में बेइज्जती ना हो। बहू, तूने इतने महंगे और इतने सुंदर कपड़े और ये सोने के गहने कहाँ से लेकर आई है? हम गरीबों के पास तो इतना पैसा नहीं है। माँ जी, ये सुंदर साड़ी और महंगे सोने के गहने मुझे मेरी सब्जियों ने दिया है। क्या बोल रही है बहू? सब्जियां तुझे कपड़े कहाँ से दे देंगी? पायल के साथ जो कुछ भी हुआ उसने अपने पूरे परिवार वाले को बताया। दूसरी तरफ चांदनी अपने सोने के गाउन को अलमारी में रखकर आराम से सो रही होती है। तभी जादुई सब्जियां वहां पर आती हैं और उसके सोने के गाउन पर स्क्रैच कर देती है और सभी गहनों को तोड़ देती हैं, जिस वजह से उसके सोने के गाउन बहुत ज्यादा खराब और पुरानी दिखने लगती है। अगले दिन कोकिला की पार्टी होती है, जहां पर पायल बहुत ही सुंदर सोने की साड़ियां, सोने के घने बालों में सोने के परांदे लगाकर तैयार होती है। वहीं दूसरी तरफ चांदनी जैसे ही अलमारी से अपने सोने का गाउन निकालती है, वो देखती है कि उसमें बहुत ही ज्यादा स्क्रैचेस होते हैं और सारे गहने टूटे हुए होते हैं। ये किसने किया? अब मुझे पार्टी में इन कपड़ों और इन गहनों को पहनना था और ये अचानक से ऐसे खराब कैसे हो गए? अब मैं क्या पहन कर जाऊंगी पार्टी में? पायल सुंदर से गहने और कपड़े पहनकर पार्टी में पहुंचती है। कुछ देर बाद उसकी जेठानी भी साड़ी और हल्के से गहने पहनकर पार्टी में पहुंचती है। अरे पायल बहू, तू तो बहुत सुंदर लग रही है इस सोने की साड़ी में, और सुंदर से गहने तेरे बालों पर लगे, ये परांदे बहुत सुंदर लग रहे हैं। तूने तो इस पार्टी में आकर सोने पर सुहागा कर दिया। क्या चांदनी, अपनी देवरानी को देख, इतनी सुंदर गहने साड़ियां पहनकर पार्टी में आई है और तू कहने को तो इतनी अमीर है, फिर भी तू ये 2 गले में सोने के हार और सिंपल सी साड़ी पहनकर आ गई है। तुझे बोला तो था कि पार्टियां बहुत अमीर लोग आएंगे, इसलिए अच्छी तरीके से बन के आना था, लेकिन तूने खुद के साथ साथ हमारी भी बेइज्जती करवा दी।